नमस्कार, मैं नेहा भारद्वाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक को देखेंगे तो अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी की क्या विशेषता है तथा तुलनात्मक विवेचना करें, इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि अपभ्रंश जो है वो मध्यकालीन आर्य भाषा की तृतीय अवस्था कहलाता है, जिसका विकास देखा जाए तो 500 ईस्वी से लेकर के 900 ईस्वी के बीच दिखाई देता है। अवहट्ट जो है मध्यकालीन आर्य भाषा की चौथी एवं अंतिम अवस्था मानी जाती है, जिसका विकास 900 से लेकर के 1100 ईस्वी तक, साथ ही अपभ्रंश के बाद देखी जा सकती है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अपभ्रंश जो है देशी एवं क्षेत्रीय परंपरा से किस प्रकार से विकसित होती है। साथ ही संस्कृत में क्या देखते हैं, वैदिक, साहित्यिक, लौकिक, देशी तथा क्षेत्रीय। इसी प्रकार हम लोग पिछले क्लास में भी समझे हुए हैं, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट्ट, उसके बाद पुरानी हिंदी। तो भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार अगर देखा जाए तो अपभ्रंश एक स्वतंत्र विकसित भाषा भी है, जिसे पश्चिमोत्तर भारत में देखा जा सकता है। धार्मिक और राजनीतिक कारणों से इसका जो विकास हुआ है और विस्तार जो हुआ है वो संपूर्ण हिंदी क्षेत्र जो है उसमें होता है। साथ ही हम कह सकते हैं इसमें क्या कि अपभ्रंश जो है वो भाषा का, उसका जो अस्तित्व जो है वो, साथ ही उसका विकास जो है वो भाषाई विकास की प्रक्रिया से स्वतंत्र रूप से विकसित क्षेत्रीय कारणों के कारण भी हुआ है। अपभ्रंश जो है भाषा के प्रारंभिक प्रमाण जो है भारत के नाट्य शास्त्र में, पतंजलि के महाभाष्य में, साथ ही भामा के काव्य अलंकार में दिखाई देता है। अपभ्रंश का जो साहित्य है वो हम लोग प्रबंध एवं मुक्तक दोनों रूपों में हम लोग देखते हैं इसको। साथ ही स्वयंभू के परम चौ है, पुष्पदंत के महापुराण है तथा वंशीधर के प्राकृत प्रैग्लम जो है उसमें दिखाई देते हैं। तो व्याकरणिक विशेषता का क्या अर्थ है, तो इसको कैसे समझेंगे, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें ध्वनिगत, इसमें स्वर एवं व्यंजन जो है रूप में क्या देखेंगे, तो इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था जो है इसको समझेंगे। इसके बाद शब्दगत में क्या समझेंगे, उसकी जो विशेषताएं हैं। तो ध्वनिगत विशेषताएं जो है इसमें अपभ्रंश में 10 स्वर जो है वो उपस्थित है। अवहट्ट काल में 2 नए स्वर जुड़ते हैं। कौन कौन है वो, ऐ और औ, ठीक है, देख सकते हैं। और इन 12 स्वरों का जो प्रयोग है वो पुरानी हिंदी में अधिक रूप से देखा गया है। अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी जो है तीनों जो है उकार बहुला भाषा है। तो इसमें उकारात्मक शब्दों की जो संख्या है वो बढ़ती है, जो अवधि तक महसूस की जा सकती है। तो उकार बहुला भाषा का क्या अर्थ हुआ, तो उदाहरण देखिए, जैसे कारणु, मातु, पितु, चलु, इस प्रकार से देखते हैं। इस प्रकार आगे क्या देखेंगे, अनुनासिक रूप की जो प्रवृत्ति होती है उसका विकास अपभ्रंश काल में होता है, और यह जो विशेषता है ये अवहट्ट काल में कायम रहती है। लेकिन पुरानी हिंदी तक आते आते देखा जाए तो इस प्रवृत्ति में किस प्रकार से कमी देखी जा सकती है। उदाहरण में देखेंगे तो छाया है तो छा है, निद्रा को नींद, अश्रु को आंसू, इस प्रकार से हम इसमें देख सकते हैं। आगे क्या है कि स्वर संयोग की जो प्रवृत्ति है वो अपभ्रंश काल में अधिक मिलती है, लेकिन अवहट्ट काल जो है 900 से 1100 ईस्वी में समझने में कठिनाई पैदा होने के कारण स्वर संयोग की जो प्रवृत्ति है वो कम होती जाती है। पुरानी हिंदी तक आते आते हम क्या देखते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है ये काफी कम हो जाती है। उदाहरण में हम क्या देखेंगे, अंधकार है तो अंधार, अंधार, इस प्रकार से देखते हैं। तो आगे क्या हम लोग देखते हैं कि आरंभिक एवं अंतिम स्वरों का जो लुप्त हो जाने की जो प्रवृत्ति है वो अपभ्रंश काल में मिलती है। अवहट्ट और पुरानी हिंदी में भी हम देखते हैं कि यह विशेषता कायम रहती है। विशेष रूप से स्त्रीलिंग शब्दों में जो वो उसमें अंतिम स्वर का जो लोप हो जाना अवहट्ट और पुरानी हिंदी में दिखाई देती है। ठीक है, उदाहरण में क्या क्या देखेंगे, तो लज्जा है तो लाज,
भिक्षा है तो भीख, इस प्रकार से देखते हैं। तो आगे हम लोग क्या समझेंगे कि अपभ्रंश काल में ना का जो प्रयोग है वो नहीं था, ठीक है, उसकी जगह पर रा का प्रयोग मिलता है। तो अवहट काल में भी यही प्रवृत्ति कायम रहती है। पुरानी हिंदी काल में पूर्वी क्षेत्र में आंशिक रूप से ना का प्रयोग होने लगता है, जबकि पश्चिम क्षेत्र देखा जाए तो रा का प्रयोग जो है वो चलता रहता है। तो संयुक्त व्यंजनों का जो सरलीकरण है वो अपभ्रंश काल में होते हुए पुरानी हिंदी तक बढ़ते जाता है। जैसे क्रिया है तो क्रिया, प्रदेश है तो प्रदेश, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं उदाहरण में। आगे क्या है, आगे इसको हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से कि अपभ्रंश काल में किस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द हैं जो बढ़ते जाते हैं। जैसे कर्म है तो कम काम है, ठीक है। कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो नहीं मिलते हैं, जैसे अंगा, णा, ना, ढ, ढ, श, ये अपभ्रंश काल में ये सब व्यंजन नहीं मिलते हैं। अवहट में दो नए व्यंजनों का विकास हुआ है, र और ढ का, ठीक है। पुरानी हिंदी में श और श को छोड़कर बाकी सभी व्यंजन मिलने शुरू हो जाते हैं। श और श का प्रयोग जो है वो अपभ्रंश में नहीं होता है, इसकी जगह पर सा का प्रयोग होता है, तथा कहीं पे देखा जाए तो सा की जगह पर ह का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए कि 10 है तो दह, संदेश है तो संदेह, परदेश है तो परदेश। इस प्रकार से श का प्रयोग पूर्वी भारत में पूर्वी हिंदी यानी पुरानी हिंदी के समय 1000 ईस्वी के बाद मिलता जाता है। इसको देखते हैं तो संयुक्त व्यंजनों में द्वितीयकरण की जो प्रवृत्ति है उसमें हम क्या देखते हैं कि अपभ्रंश काल में कम हो जाती है, जबकि अवहट काल में यह जो मुख्य रूप से विशेष रूप से दिखाई देती है। पुरानी हिंदी तक इसका जो विकास है वो मिलता रहता है। जैसे कर्पूर है तो कपूर, ठीक है, एक है तो एक, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग क्या समझेंगे, अंतिम व्यंजनों का लुप्त हो जाना एक प्रवृत्ति के रूप में हम देखते हैं। कब? अपभ्रंश के रूप में। और अपभ्रंश के समय में क्या देखते हैं कि अपहट से लेकर के पुरानी हिंदी तक ये बढ़ती रहती है। उदाहरण में क्या क्या है देखेंगे। इसमें जग क्या है, देखिए, जगत से जगत हुआ है ना, महा से महान हुआ। तो लुप्त होने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास किस प्रकार से हुआ इसको देखते हैं। फिर महाप्राण ध्वनियों की जगह पे किस प्रकार से परिवर्तन होता है इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं कि इस प्रवृत्ति का विकास जो है कैसे हुआ है। जैसे मुख है तो मुक्त, दधी है तो दही, इस प्रकार से देखते हैं। शब्द उच्चारण में व्याकरणिक जो रूप है उसको देखते हैं हम लोग। जैसे सिंह है तो सिंह, सीता है तो सिया, इस प्रकार से। आगे हम लोग क्या समझेंगे कि रूप रचना व्याकरणिक व्यवस्था क्या है, इसको भी आगे समझते हैं। तो रूप रचना संबंधी जो व्याकरणिक विशेषता है वो किस प्रकार से है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ही विभक्ति के कारण जितने भी सभी चिन्ह होते हैं उसका प्रयोग अपभ्रंश काल में दिखाई देने लगता है। अपभ्रंश में पूरी तरह से देखा जाए तो वर्गों का विकास जो है वो नहीं हुआ है। उदाहरण देखिए कि चरणों दक ले सिर ही चढ़ावा, मतलब चरण का धूल लेकर सर पे चढ़ाना। राजा गर्भ ही बोले नाही, यानी राजा गर्भ से बोलते ही नहीं है। तो इस प्रकार के उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। फिर क्या है कि अपभ्रंश काल में कारक विभक्तियों के स्वर पर सिर्फ का संबंध का जो प्रयोग है वो कहीं कहीं दिखाई देने लगता है। अवहट काल में और से विभक्ति जो है अपदान कारक, ये प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। और देखा जाए तो पुरानी हिंदी तक आते आते को, पर जो अधिकरण है ये सब विभक्तियां का विकास होने लगता है। आगे क्या समझेंगे, लिंग व्यवस्था। तो संस्कृत में 3 तरह की लिंग व्यवस्था है। अपभ्रंश काल में देखा जाए तो 2 ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और यही विशेषता अवहट, पुरानी हिंदी और हिंदी में भी मिलती है। अपभ्रंश की तुलना में देखा जाए तो पुरानी हिंदी में शब्द संख्या जो है उसके बढ़ने से लिंग निर्धारण में जटिलता आती जाती है। स्त्रीलिंग शब्द जो है वो इकारांत होने लगता है। जैसे आंख है तो आंखी, आग है तो आगी, इस प्रकार से। वचन व्यवस्था क्या है, तो संस्कृत में 3 वचन मिलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन अपभ्रंश से लेकर पुरानी हिंदी तक और आज भी हम लोग हिंदी में मात्र 2 ही वचन देखते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है।
बहुवचन बनाने के लिए कई प्रयत्न जो किए गए हैं। साथ ही देखेंगे इसमें हाथी है तो हाथिन, सखी है तो सखियन, इस प्रकार से उदाहरण देख सकते हैं इसमें। फिर क्या देखेंगे, संख्यावाचक विशेषणों का विकास जो है वो अपभ्रंश काल में दिखाई देने लगता है। 10, 12 इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो अवहट काल में संख्यावाचक के साथ सार्वनामिक विशेषण भी कहीं कहीं मिलते हैं। ऐस, जैस, कितना, कैसे, इस प्रकार से देखते हैं। पुरानी हिंदी में विशेषणों की संख्या जो है वो बढ़ती रहती है। संस्कृत में संज्ञा के 24 रूप मिलते हैं इसमें। वहीं देखा जाए तो अपभ्रंश और अवहट पुरानी हिंदी में सिर्फ 6 रूप हैं। तो कहा जाए तो सरलीकरण की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे बढ़ती है। क्रिया का विकास भी अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी में मिलता है। संयुक्त क्रियाओं को जो बनाने की जो प्रक्रिया है वो अवहट काल में देखा जा सकता है, जो साथ पुरानी हिंदी तक बढ़ती हुई आई है ना। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आगे क्या समझेंगे हम लोग, शब्द भंडार। तो शब्द भंडार मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तो संस्कृत से लेकर के अपभ्रंश तक तत्सम शब्दों की जो संख्या है वो घटती रहती है, क्योंकि क्षेत्रीय बोलचाल के रूप के कारण तत्सम शब्द जो है वो नए देशज रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन पुरानी हिंदी तक आते आते देखा जाए तो उन तत्सम शब्दों को स्वीकारने की जो प्रवृत्ति है वो दिखाई देने लगती है। ऐसा इसलिए होने लगता है कि क्षेत्रीय रूपों के कारण कई शब्दों के जो मूल रूप हैं वो लुप्त होने लगते हैं। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि हिंदी में देखा जाए तो तत्सम शब्दों की संख्या जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो देखा जाए तो हिंदी में बढ़ती है। तत्सम शब्दों की संख्या जो है तुलनात्मक रूप से पुरानी हिंदी में अधिक है। साथ ही हम यहाँ पे क्या देखेंगे, तद्भव शब्द जो है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अपभ्रंश काल में तद्भव और देशज शब्दों की जो संख्या है वो अधिक है। ऐसे शब्द भंडार जो है अवहट और पुरानी हिंदी में भी बढ़ते रहते हैं। लेकिन साथ ही हम क्या कह सकते हैं कि अन्य शब्दों की संख्या जो है वो भी पुरानी हिंदी तक बढ़ती रहती है। विदेशज शब्द जो हैं ये तुलनात्मक रूप से अपभ्रंश में विदेशज शब्द जो थे वो कम थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद बाहरी संपर्कों के कारण क्या हुआ कि अरबी और फारसी शब्दों की जो संख्या है वो बढ़ती है, जैसे कमाल, टोपी, कमीज, तहसील, वजीर, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अगर निष्कर्ष रूप से देखें तो अपभ्रंश, अवहट एवं पुरानी हिंदी एक मिश्रित भाषा है जो देखा जाए तो मध्यकालीन आर्य भाषा से आधुनिक अर्थ भाषा में किस प्रकार से अपनी व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताओं के कारण परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार आधुनिक आर्य भाषा का आधार बनती है, जिस पर क्षेत्रीय बोलियां और भाषा के रूपों का विकास भी होता है। तो भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषाई विकास के रूप में इसका देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान है। इसका आगे टॉपिक क्या है, मध्यकाल में अवधि का साहित्यिक भाषा के विकास को किस रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो इसको किस प्रकार से समझेंगे, साथ ही इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो चलिए इसको समझते हैं। तो अवधि जो है वो पुरानी हिंदी की एक प्रमुख बोली है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोलियों में मुख्य रूप से देखा जाए तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, अवधि के कई अन्य नाम हैं, पूर्वी, कौसली, बैसवाड़ी। तो पूर्वी जो है वो अवधि की ही एक उपबोली भी है, लेकिन अवधि नाम से ही इसे स्वीकृति मिली है। अवधि की उत्पत्ति जो है अर्धमगधी, प्राकृत और अपभ्रंश से हुई है। अवधि भाषा जो संबंधित क्षेत्र हैं वो कौन कौन है, तो इसमें देखा जाए तो लखनऊ है, फैजाबाद है, इलाहाबाद, कानपुर, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, जौनपुर और रायबरेली, साथ ही प्रतापगढ़। ठीक है, अवधि के पूर्व में भोजपुरी भाषा है, दक्षिण में मराठी है और उत्तर में क्या है, नेपाली है। अवधि का प्रारंभिक प्रमाण जो है वो हम लोग बोली और व्याकरणिक लक्षणों के रूप में 9वीं से 10वीं सदी तक मिलता है। अभिलेखीय प्रमाण के हिसाब से देखा जाए तो सोहेगोरा और सारनाथ का जो अभिलेख है उसमें, साथ ही अगर हम साहित्यिक प्रमाण में देखें तो विद्यापति की कीर्तिलता में, अमीर खुसरो की खलीक बारी में,
वंशीधर के प्राकृत पैंगलम में और दामोदर शर्मा के उक्ति व्यक्ति प्रकरण में भी मिलता है। अमीर खुसरो की जो रचना है उसमें देखा जाए तो अवधी और ब्रज भाषा जो है दोनों के प्रारंभिक प्रमाण हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे एक बहुत ही अच्छा क्या उदाहरण है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। तो अवधी की जो प्रथम साहित्यिक रचना है वो अवध क्षेत्र में ही मुल्ला दाऊद का कौन सा है, चंदायन। चंदायन एक प्रेम कथा है जिसमें ठेठ अवधी का सुंदर रूप हम लोग देखते हैं। अवधी भाषा सूफी काव्य परंपरा से जुड़ करके मध्यकाल में विकसित होती है। सूफी परंपरा में देखा जाए तो जायसी जो है वो एक प्रतिनिधि रचनाकार हैं, जिनकी रचनाएं कौन कौन है, पद्मावत, अखड़ावट, आखिरी कलाम, ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनमें जो अवधी की मिठास है और प्रेम समन्वय का जो मूल उद्देश्य है वो इसमें हम लोग देखते हैं। जायसी ने अवधी भाषा के माध्यम से लौकिक प्रेम को किस प्रकार से आध्यात्मिक प्रेम से श्रेष्ठ बताया है। इसमें एक और भी दोहा कौन सा है कि मानुष प्रेम भयु बैकुंठू, नहीं तो का छार भरी मीठू। सूफी काव्य धारा और अवधी मध्यकाल में एक दूसरे के पूरक नजर आते हैं। साथ ही हम क्या देखते हैं कि यह दोहा चौपाई शैली में साथ ही व्याकरणिक संरचना जो है, ग्रामीण शब्दावली जो है उसको लेते हुए और उसकी जो व्यंजना क्षमता है वो अद्भुत है। अवधी की जो यह मधुरता है वह हिंदी के सभी आलोचकों को प्रभावित करती है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि जायसी की जो भाषा है वो मधुर है और यह जो मधुरता है यह लोक भाषा अवधी का है, संस्कृत का नहीं है। अवधी का जो यह लोक संस्कार है वो जायसी को भी प्रमाणित बनाता है। तो कहा जाए तो भाषा को लोकप्रिय रूप देता है। उदाहरण देखिए कि ए रानी मनु देख विचारी, एहि नैहर रहना दिन चारी, जब तक अहे पिता के राजो, खेल ले जो खेलन आजो। तो जायसी के अलावा अन्य सूफी रचनाकार भी हैं जिन्होंने अवधी भाषा को सांस्कृतिक और प्रतिष्ठित रूप दिया है। इसमें मधुमालती, मंझन, मृगावती, कुतुबन, चित्रावली उस्मान, ज्ञानदीप, शेख नबी, इन सभी सूफी रचनाओं में देखा जाए तो तत्समी अवधी का रूप इसमें नहीं है। यह लोक अवधि जो है उसका रूप देखते हैं इसमें। इसका मूल विषय क्या है, प्रेम, समन्वय तथा भारतीय सांस्कृतिक जीवन जो है उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाना है। अवधि जो है साहित्यिक भाषा का चरम उत्कर्ष कौन सा है, राम काव्य, तुलसी में भी हम लोग देखते हैं। तुलसी की जो प्रतिभा है उसके साथ अवधी भाषा की राष्ट्रीय सरहदों को किस प्रकार पार करती है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय रूप ग्रहण करती है। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, इसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। लोक भाषा अवधी जो है वो तत्समी प्रभाव के कारण सामान्य ग्रामीण चौपालों से लेकर के अभिजात वर्ग और समाज में उदार पाती है और यह अवधि का परिमार्जित और प्रौढ़ रूप कहा जा सकता है। उदाहरण देखिए, बंदौ गुरुपद परम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो राम धारा में अवधि के माध्यम से सभी तरह के काव्य रूप, क्रिया रूप, समन्वयवादी संस्कार, अलंकार, साथ ही भाषाई श्रेष्ठता जो है वो भी हम देखते हैं। मध्यकाल में तुलसी ने एक तरफ तत्समी अवधि तो दूसरी तरफ सामान्य व्यवहारिक प्रसंगों में देखा जाए तो ठेठ अवधि का भी प्रयोग किया है। तुलसी के बाद हम देखा जाए तो राम काव्य धारा में कोई भी महत्वपूर्ण रचनाकार नहीं दिखाई देते हैं। अवधि की प्रमुख रचनाएं जो हैं रहीम, बरवे नायिका भेद, बरवे रामायण, है ना, इस प्रकार से देखते हैं। साथ ही हम इसमें रीतिकाल में क्या होता है कि प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक के कारण 1960 से 1980 के बीच में अवधि की जो तुलना में ब्रज जो है, भाषा जो है वो दरबार में किस प्रकार से अपना स्थान बनाती है वो इसमें हम लोग देखते हैं। फिर राम काव्य जो है उसकी अवधि मर्यादित है, जो दरबारी के अनुकूल नहीं है। इसमें साहित्यिक भाषा के रूप में इसके देखा जाए तो उस समय किस प्रकार इसका पतन होता है, पराभव होता है। साथ ही आधुनिक काल में आते आते फिर ये बोली के रूप में दिखाई देने लगता है।
तो अब हम क्या कह सकते हैं इसमें कि अवधी भाषा जो है 10वीं सदी में बोली के रूप में, 15वीं से 16वीं सदी में उसमें प्रतिनिधिक भाषा के रूप में तथा 17वीं सदी के बाद फिर से बोली के रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगले टॉपिक को समझेंगे कि मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालें इस प्रकार से, और साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा की जो विकास यात्रा है उसको रेखांकित करें। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं अब। तो ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है जिसमें कई अन्य बोलियां हैं। कौन कौन? खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली और दक्षिणी। ब्रज भाषा से संबंधित कौन कौन क्षेत्र हैं इसमें? तो मथुरा है, सुरसेन जनपद, आगरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, बरेली, पूर्वी राजस्थान, ग्वालियर। इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें संपूर्ण ब्रज मंडल इसके अंतर्गत है। तो ब्रज भाषा की जो उत्पत्ति है वो शौरसेनी, प्राकृत और अपभ्रंश से मानी गई है, और इसका जो नामकरण है वो कई समय में अलग अलग रूप से रहा है। बांग्ला भाषा का एक भेद कौन सा है? ब्रज बुली, ठीक है, जिसमें देखा जाए तो इसमें पश्चिमी हिंदी के रूप मिलते हैं, जिसके कारण ब्रजबुली नाम जो है वो भी कहीं कहीं प्रयुक्त होता है। ब्रज क्षेत्र से संबंधित होने के कारण इसका नाम स्वाभाविक रूप से ब्रज भाषा ही रखा गया है। तो ब्रज भाषा के साहित्यिक विकास को अगर देखा जाए तो 9वीं से 10वीं सदी से लेकर के 19वीं से 20वीं सदी तक देखा जा सकता है। तो 10वीं से 14वीं सदी तक ब्रज भाषा के जो प्रारंभिक शाब्दिक और व्याकरणिक प्रमाण जो हैं वो मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। हेमचंद के प्राकृत व्याकरण में, वंशीधर के प्राकृत पैंगलम में, दामोदर शर्मा के उक्ति व्यक्ति प्रकरण में और पृथ्वीराज रासो में भी देखते हैं कि प्रारंभिक अंश जो है उसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा ही है। पिंगल शैली में भी ब्रज भाषा के कई प्रमाण मिलते हैं। गोरखनाथ की जो वाणियां हैं उसमें देखा जाए तो ब्रज भाषा के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं। उदाहरण के लिए क्या देखते हैं? जोगी सोई जानिए जगते रहे उदास, ठीक है। तो अमीर खुसरो की भी कई ऐसी रचनाएं हैं जिसमें देखा जाए तो ब्रज भाषा के कई उदाहरण हैं, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा कौन सा एक उदाहरण है अमीर खुसरो की बहुत अच्छी रचना कौन सी? एक है हमारे काहे को बिहाय परदेश सुन बाबुल मोरे। ये सब ब्रज भाषा में ही लिखा हुआ है। तो 12वीं सदी में भक्ति काल में ब्रज भाषा का स्वतंत्र साहित्य विकसित होता है और कबीरदास की जो रचनाएं हैं उसमें ब्रज भाषा जो है वो दिखाई देती है। उदाहरण के लिए देखिए, हरि जननी मैं बालक तोरा, ठीक है। साथ ही गुरु नानक देव जो हैं उनकी रचनाओं में पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा दिखाई देती है। विष्णुदास है, उनकी रचना रुक्मिणी मंगल में भी ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा का साहित्यिक उत्कर्ष अगर देखें तो अष्टछाप के जो रचनाकार हैं, जो हमारे अष्टछाप के कवि हैं, कौन कौन कवि हैं? हम लोग सब पढ़े हैं उसको, रीतिकाल में पढ़े हैं। तो सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ये जितने हैं ये सारे अष्टछाप के कवि हैं, ठीक है। तो वल्लभाचार्य के द्वारा गोवर्धन को केंद्र बनाए जाने के बाद ब्रज भाषा की जो उन्नति होती है, साथ ही सूरदास की रचनाओं में ब्रज भाषा का साहित्यिक उत्कर्ष तथा अखिल भारतीय विस्तार देखा जाता है। भ्रमर गीत सा जो है उसमें वात्सल्य और श्रृंगार का जो लालित्य है वो भी दिखता है। ब्रज भाषा फारसी के समानांतर प्रतिष्ठित होती है। सूरदास की ब्रज भाषा जो है आंगन में खेलते हुए हर बच्चे को कृष्ण बना देती है और हर माँ को यशोदा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि तो मैया मोरी मैं नहीं माखन खाऊं, शोभित कर नवनीत लिए, है ना। इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं उदाहरण। तो सूरदास की जो ब्रज भाषा है उसमें लोक बिंब है, लोक समस्या, लोक प्रकृति, तार्किकता, लोक मुहावरे हैं, संगीतात्मकता है, मधुरता है और उपमा, उत्प्रेक्षा, इस प्रकार अलंकार, कई ऐसी विशेषताएं हैं जो प्रचुर मात्रा में हम लोग देखते हैं। तो सूरदास की जो ब्रज भाषा है उसमें कृष्ण काव्य के साथ साथ उसकी जो लौकिकता है और उसकी जो आध्यात्मिकता है, दोनों के संवाद इसमें मिलते हैं। और अष्टछाप के कवि में हम देखते हैं तो नंददास के यहाँ पे ब्रज भाषा का कलात्मक रूप हम देखते हैं, इसीलिए कहा जाता है
और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो अवधि की तुलना में ब्रज भाषा के कवियों की संख्या है वो अधिक है। मुस्लिम कवि देखेंगे रस खान, महिला रचनाकार मीरा भी ब्रज भाषा में अपने कितने अनुभव व्यक्त किए हैं। रस खान का एक बहुत ही अच्छा दोहा है, मानुस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। इस प्रकार से मीरा के हम लोग सब जानते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ठीक है, तो रहीम के नीति परक दोहे भी ब्रज भाषा के उदाहरण में देखते हैं, है ना। इस प्रकार से किस प्रकार हम देखते हैं कि विनय पत्रिका ब्रज भाषा का सबसे उत्तम उदाहरण है। तुलसी के बाद राम काव्य में केशव दास की जो रामचंद्रिका जो है वो ब्रज भाषा में है, जिसकी संवाद योजना ब्रज भाषा के शक्ति को किस प्रकार से व्यंजित करती है वो देखते हैं। तो ब्रज भाषा का कलात्मक विकास जो है वो रीतिकाल में देखते हैं हम लोग। इस प्रकार अवधि भाषा जो 17वीं से 18वीं समय में बोली के रूप में देखते हैं, वहीं पे हम लोग देखते हैं कि ब्रज भाषा जो है कलात्मक श्रेष्ठता को किस प्रकार प्राप्त करती है। दरबारी सामंती व्यवस्था में किस प्रकार से ब्रज भाषा जो मधुरता है, संगीतात्मकता है और काव्यात्मकता उसे उत्कर्ष की ओर ले जाती है। ब्रज भाषा अलंकृत होकर के बिहारी के साथ गागर में सागर भरने की जो क्षमता है उसके साथ भी हम लोग देखते हैं। और यही कारण है कि जॉर्ज गियर्सन भी क्या स्वीकारते हैं और क्या कहते हैं कि संपूर्ण यूरोप में कोई भी कविता बिहारी सतसई का मुकाबला नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कहत रहट निझट खिजत मिलत खिलत रजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही से बात सौ बात। ये बिहारी की सबसे प्रमुख रचना है। ठीक है, तो अगर हम लोग बिहारी जी की बात करते हैं तो इनकी सबसे प्रमुख रचनाओं में से ये एक है। तो ब्रज भाषा में हार्दिक प्रेम, वियोग की पीड़ा को व्यंजित करने की जो क्षमता है उसमें एक और कवि हैं घनानंद। तो ब्रज भाषा कलात्मक और साहित्यिक दोनों रूप में उसको आगे ले जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से घनानंद ने ब्रज भाषा को दरबार से मुक्त करके रीति स्वच्छंद विशेषताओं से जोड़ा है ना। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ब्रज भाषा किस प्रकार से अपने उत्थान पे आगे बढ़ते जाता है। तो साथ ही हम लोग देखते हैं कि 19वीं सदी में भी ब्रज भाषा खड़ी बोली हिंदी के समानांतर उपस्थित रही है। भारतेंदु मंडल की जो कविता है वो ब्रज भाषा में है। खुद भारतेंदु के शब्दों में ही लिखा हुआ क्या है, मैंने कई बार परीक्षण किया कि खड़ी बोली हिंदी में कविता बनाऊं लेकिन चित्त के अनुसार नहीं बनती है। ब्रज भाषा कविता और खड़ी बोली तथ्य जो है ये हिंदी का संक्रमण जो है ये भारतेंदु युग की विशेषता है। साथ ही अगर देखा जाए 1900 से 1920 के बीच ब्रज भाषा जो है दीपक के अंतिम लौ की तरह है। जगन्नाथ दास रचनाकार जो है उसमें महसूस होती है। और स्वयं ही जो है जयशंकर प्रसाद जो है उनकी कलाधर जो है हरिऔर चौखे चौपद, इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप से क्या कह सकते हैं कि मध्यकालीन भाषाओं में सबसे अधिक दीर्घजीवी ब्रज भाषा है। लगभग 1000 वर्षों की लंबी अवधि में यह सूरदास के यहाँ अखिल भारतीय विस्तार लेती है तथा बिहारी के साथ अलंकृत और दरबार की शोभा बनती है। 19वीं से 20वीं सदी में आधुनिक समस्याओं और चुनौतियों तथा गद्य की भाषा नहीं बनने के कारण यह बोली के कारण संकुचित होकर रह जाती है। खड़ी बोली हिंदी के विकास और विस्तार में इसकी भूमिका जो है वो स्मरणीय है। अवधि और ब्रज की जो भाषिक संरचना है उसका तुलनात्मक विवेचन कीजिए। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जब तुलना करना होता है किसी भी चीज से, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि तुलना करने से पहले दोनों के बीच में क्या समान चीज है उसको पहले देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग अगर तो समानता के क्या क्या आयाम हैं। तो इसमें क्या देखते हैं कि आर्य भाषा के विकास क्रम में अवधि और ब्रज जो है दोनों का उदय जो है लगभग एक साथ कब 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ है। उद्भव स्रोत जो है वो आरंभिक भाषिक स्वरूप जो है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में पर्याप्त समानताएं हैं। दोनों के जो विजापुर पूर्ववर्ती अपभ्रंश अवहट और पुरानी हिंदी पिंगल जो राजस्थानी ग्वालियरी में विद्यमान है।
सिद्धनाथ और जैन साहित्य, बररुचिकृत प्राकृत प्रकाश, हेमचंद रचित शब्दानुशासन, उसका जो 8वां अध्याय है, और देशी नाम वाला ज्योतिश्वरी ठाकुर का रचित रत्नाकर, दामोदर कृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण, प्राकृत पेंगलम में संकलित छंद जो है, और विद्यापति के कीर्तिलता पदावली, इसमें असंख्य ऐसे भाषिक सूत्र खोजे जा सकते हैं जिनसे कहा जाए तो कई परिस्थितियों और कई अंचलों में कई रचनाकारों द्वारा अवधि और ब्रज का जो भाषिक और साहित्यिक विकास जो है वो हम इसमें देख सकते हैं। और इसमें क्या देखते हैं कि एक संयोग क्या है कि अवधि का अर्ध मागधी अपभ्रंश में उससे उसका एक निकट संबंध होते हुए भी देखते हैं। दोनों में भाषिक संरचना के स्तर पर देखा जाए तो कई प्रकार की समानताएं या समरूपता दृष्टिगोचर होती है। उदाहरण देखेंगे इसमें तो अवधि और ब्रज जो है दोनों में ध्वनि की जो दृष्टि है उसमें किस प्रकार से प्राचीन आर्य भाषा के जो स्वर व्यंजन हैं वो एक समान परिवर्तित या विकसित रूप से उच्चारित होते हैं। उच्चारण में अगर देखा जाए तो व है तो ब, रा है तो न, य को ज, श है तो स, इस प्रकार से देखते हैं। श को देखते हैं। ख की प्रवृत्ति जो है दोनों में समान है। दोनों में किस देखते हैं स्थानावाची क्रिया विशेषणों में आरंभिक अर्ध स्वर जो है य, व, ये ई, ऊ के रूप में उच्चारित होते हैं। इहा, उहा, इस प्रकार से देखते हैं। मध्यवर्ती ल और र जो है इसका दोनों में र के रूप में उच्चारण होता है। ठीक है। संयुक्त ध्वनियों के रूप में देखा जाए तो द्वितीयकरण में तो सरलीकरण, समीकरण या विरलीकरण की जो प्रवृत्ति है दोनों के देखा जाए तो समान रूप से विद्यमान है। तो भक्ति है तो भगति, वर्षा है तो बरखा, आद्य है तो आजू, है ना, आजी, इस प्रकार से अक्षी, आंख, अग्नि है तो आगी, कार है ना, कार्य, कारज को कर्म, इस प्रकार से पुत्र को पूत, सूत्र को सूत, इस प्रकार से हम लोग उदाहरण में देखते हैं। तो अवधि की जो और ब्रज भाषा जो है दोनों में सर्वनाम और कारकीय रूप जो है इसकी रचना में देखा जाए तो कहीं कहीं विलक्षण जो है वो समान रूप से है। सर्वनाम के अंतर्गत देखते हैं कि मैं के लिए हूं, हऊ, हम, इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है। तू के लिए तू, तय, तुम, बहुवचन में देखते हैं। संबंध वाचक देते हैं जो, जौ, जोई, सो, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। फिर अनिश्चय वाचक में कोई, को निश्चय, प्रश्नवाचक में, संकेतवाचक में या, वा, प्रायः, इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो कारकीय विभक्ति और प्रसर्गों में देखते हैं तो दोनों में कर्ता है तो भूतकालिक सकर्मक क्रिया के साथ के लिए मैं, नए। ठीक है। कर्ण संप्रदान कारक में का, कौ, कौ। अधिकरण में क्या देखते हैं महा, मंझा, मही, परसर्ग, इस प्रकार से मिलते जुलते हैं। अधिकांश कारकों में देखा जाए तो ही परसर्ग का प्रयोग जो है वो अवधि और ब्रज उसमें समान रूप से होने लगती है। क्रिया संबंधी रूप रचना में देखते हैं तो अवधि और ब्रज जो है उसके कई रूप जो है वो एक से हैं। जैसे पूर्वकालिक क्रियाओं में देखते हैं ई, जुड़ना, लिखी चली, है ना। भूतकालिक क्रियाओं में देखते हैं तो मध्यवर्ती व्यंजन का हलंत उच्चारण जो है लिखियो, मुरझाइयो, कहियो, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग भिन्नता के जो स्तर हैं वो क्या क्या है इसको देखेंगे। तो इसमें अवधि और ब्रज में कई स्तरों पर समानता के आधार होते हुए दोनों भाषाएं जो है उसमें कई रूप से भिन्न भी है। और इन भिन्नता को देखा जाए तो कई संकेतों और सूत्र के आधार पर समझा जा सकता है। तो पहला इसमें क्या देखते हैं कि अवधि का संबंध जो है पूर्वी हिंदी के उपभाषा वर्ग से है, जबकि ब्रज की जो गणना है वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में की जाती है। साथ ही अवधि जो है पूर्वी उत्तर भारत की कौशली बोली से विकसित हुई है, और ब्रज जो है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो स्थानीय बोलियों और हिंदुई और ग्वालियरी रूपों के आधार पर अपनी साहित्यिक अवस्था तक पहुंची है। अवधि जो है अधिकांश रूप से अवध और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहीं तक सीमित रही है, जबकि ब्रज जो है ग्वालियर, मथुरा, हाथरस के ब्रज प्रदेश में पुष्पित पल्लवित होकर के समस्त पश्चिमोत्तर भारत के अतिरिक्त देखा जाए तो राजस्थान, गुजरात
महाराष्ट्र और इधर देखें तो हम लोग पंजाब, कई ऐसे क्षेत्रों में भी विकसित हुई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अवधी जो है वो अधिकांशतः मध्ययुगीन सूफी प्रेमाख्यानों और राम भक्ति परक रचनाओं की काव्य भाषा बनी। लेकिन अगर ब्रज को देखें हम लोग तो ब्रज कृष्ण भक्ति काव्य के अलावा राम भक्ति काव्य, संत काव्य, श्रृंगार काव्य, नीति काव्य, वीर काव्य, कई ऐसे काव्य भाषा बनने का उसे सुअवसर मिला। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि ध्वनि स्तर पर तो अवधी मुख्य रूप से देखा जाए तो उकारांत है, जबकि ब्रज मुख्य रूप देखा जाए तो औकारांत तथा की प्रवृत्ति देखते हैं उसमें। ठीक है, अवधि में ऐ और औ स्वर का जो उच्चारण है वो ऐ और औ के रूप में होता है, लेकिन ब्रज में यह दोनों स्वर जो है ऐ और औ जो है ये इसको उच्चारित करते हैं, ऐ और औ को ही उच्चारित करते हैं। आगे हम लोग खड़ी बोली हिंदी की विकास यात्रा क्या है इसको समझेंगे। तो हम लोग खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है और इसकी जो उत्पत्ति हुई है शौरसेनी, प्राकृत और अपभ्रंश से हुई है। तो इसके अंतर्गत और नाम, इसके अन्य नाम है कौन कौन, कौरवी, देहलवी, इससे संबंधित कौन कौन क्षेत्र हैं, दिल्ली, मेरठ, गुरुग्राम। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है उसके बाद देखा जाए तो खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक विकास जो है वो तीव्र गति से हुआ। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का जो नामकरण है वो भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार देखा जाए तो कई कारणों से आगे बढ़ा है। जैसे धीरेन्द्र वर्मा ने इसकी कठोरता के कारण इसे खड़ी बोली कहा। ग्राहम वैली ने इसे खड़ी किस प्रकार पाई तो आकारांत की प्रवृत्ति के कारण। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गारसा द तासी ने इसे खड़ी मतलब शुद्धता के कारण इसका नाम खड़ी बोली दिया। तो खड़ी बोली हिंदी की प्रकृति प्रारंभ से ही देखा जाए तो सामासिक रही है, इसीलिए चंद्रवरदाई ने अपनी भाषा को षट भाषा यानी मिश्रित भाषा कहा था। ठीक है, और यह जो प्रवृत्ति है उत्तर और दक्षिण को जोड़ती हुई संपर्क भाषा के रूप में तथा 19वीं और 20वीं सदी में राष्ट्र भाषा के रूप में विकसित होती रहती है। सिद्धनाथ साहित्य में देखा जाए तो खड़ी बोली हिंदी के कई प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म, फिर महायान, ब्रजयान, उसके बाद तंत्रयान से देखते हैं सहजयान जो 700 से 1100 ईस्वी तक देखते हैं। फिर उसके बाद ये क्या थे, ये सिद्ध थे। फिर बौद्धयान में क्या देखते हैं 600 ईस्वी पूर्व। फिर हम लोग देखते हैं कि जो सरहप्पा जो थे वो प्रथम सिद्ध रचनाकार हैं इसमें और हिंदी के पहले कवि हैं। भाषा मागधी अपभ्रंश है। 84 सिद्ध 700 से 1000 ईस्वी तक इसमें देखा गया है। नाथ पंथ 1100 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक। प्रवर्तक गोरखनाथ, गोरखपुर का नागपरन हुआ। ठीक है, फिर चरपटी नाथ, जालंधर नाथ। भाषा क्या है, पुरानी हिंदी। सिद्ध में देखा जाए तो नाथ साहित्य लगभग 700 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में क्रमिक रूप से विकसित होती है। तो सहजयान में सिद्ध 84, नाथ पंथ जो है 9, नाथ जो है, इनकी जो भाषा है वो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी है और इसका जो काव्य रूप है वो मुक्तक है। इसकी वाणियों में हम देखते हैं कि सामाजिक धार्मिक पाखंड की चिंता मिलती है। भाषाई आधार पर देखा जाए तो इसकी रचना में खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक प्रमाण भी हम लोग अकारांत और आकारांत विशेषता जो है इसमें मिलती है। सिद्ध साहित्य के दोहा कोश में सरहप्पा के चिंतन को देखा जा सकता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या उदाहरण है हम लोग देखते हैं। पंडियो सजल सत्य बखाना, देह बुद्ध वसत न जाना। ठीक है, तो इस पर सरहप्पा जो है कन्हप्पा, लुईपा से लेकर के गोरखनाथ और देखा जाए चटपटी नाथ की जो रचनाओं में भी खड़ी बोली हिंदी जो है वो उसकी व्याकरणिक विशेषता देखी जा सकती है। जैसे मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये गोरखनाथ का है। ठीक है, इसके बाद चरपटी नाथ का एक कौन सा है, अंदर गंदा बाहर गंगा, तू को भूलियो चरपट अंधा। तो इस प्रकार कई उदाहरण देखते हैं हम लोग। गोरखनाथ का एक और है, हबकी ना बोली बा गरब ना करीबा।
इस प्रकार से देखते हैं। तो इस प्रकार से गोरखनाथ का जो लोग कहीं देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी जो है अपभ्रंश काल की रचना जो है कुवैल माला रचनाकार अद्योतन में मिलती है। और इस रचना में एक ऐसे बाजार का दृश्य है जिसमें कई क्षेत्र के लोग कई भाषा बोलते हैं और अलग अलग भाषा बोलते हैं, और एक व्यापारी के मुख से मेरे तेरे जैसे शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है जो खड़ी बोली हिंदी का ही प्रमाण माना गया है। जैन साहित्य में भी देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का प्रमाण मिलता है। जैसे हेमचंद के प्राकृत व्याकरण में जो उनके शब्दानुशासन में नायिका क्या कहती है, भल्ला हुआ जो मारिया बहिनी महाराज, तो इस प्रकार से एक उदाहरण है। ठीक है, कंतु मतलब यहाँ पे पति है। तो हेमचंद का है ये। तो देखा जाए मुख्य रूप से तो खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक साहित्यिक जो है प्रमाण जो है वो हम लोग देखते हैं कि प्रारंभिक विशेषता जो है सिद्धनाथ और जैन साहित्य में भी देखी जा सकती है। इस प्रकार की खास जानकारियां हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।